याद रखिएगा, अगर हम देखें ना, जो मोटिवेशन होती है ना, एकदम से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे होती है, एकदम से आपको यहाँ पर ले जाती है, फिर हाँ अल्टीमेटली वो क्या हो जाती, ज़ीरो पे चली जाती, जो जस्ट मोटिवेशन है। लेकिन जो डिसिप्लिन और मैनेज्ड चीज़ होती है ना, वो ना तो एकदम से आग बगोला होती है और ना ही वो ज़ीरो पे जाती, वो एक रिदम के साथ चलती रहती, उसका एक ही रिदम होता है और उस रिदम के साथ वो चलती जाती, वो कभी रुकती ही नहीं है। तो मैनेज, आप कहीं ना कहीं जाते होंगे, काम करते होंगे, आप में से कोई मैनेजमेंट में भी होगा, आप देखते हैं कि मैनेजमेंट ही सारी चीज़ है, और जहाँ की मैनेजमेंट स्ट्रांग है वो चीज़ कभी भी डिक्लाइन नहीं चाहती। जहाँ पे जितने मर्जी काबिल लोग बैठे हैं उनकी मैनेजमेंट नहीं है ना, तो वो चीज़ कभी कामयाबी नहीं होती। मैं कहता हूँ कि सबसे आसान चीज़ जो है ना, वो किसी भी लैंग्वेज को बोलना है, ये स्किल सबसे आसान है। इवन आप ये कहना बाइक सीखना, वो फिर भी कुछ मुश्किल है। उसकी वजह पता क्या है, आप गाड़ी या बाइक सीखते हैं ना, उसमें रिस्क होता है आपकी अपनी जान का, आपके उस व्हीकल का, गाड़ी वगैरह का। दूसरा, आपको एक हमेशा उस पर रिहर्सल करनी पड़ती है, अपने हाथों पाँव और दिमाग के साथ एक कोऑर्डिनेशन। जैसे अब आप बाइक चला के आ रहे थे, आपको नहीं पता था कब आप क्लच दबा रहे थे, कब ब्रेक दबा रहे थे, कब पाँव की ब्रेक दबा रहे थे, कब नया गियर लगा रहे थे, वो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही थी। हालांकि आप ये नहीं अच्छा मुझे अब सबसे पहले क्लच लगाना है, फिर लगाना है, फिर नीचे देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका ध्यान जहाँ मर्जी था, आप किसी बात को सोच रहे थे, क्लास को सोच रहे थे, कोई सेंटेंस अपने माइंड में ला रहे थे, किसी पुरानी यादों में गुम थे, लेकिन आपके वो जो पार्ट्स हैं ना, बॉडी के ऑर्गन्स, वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटेड थे, उनको प्रोग्राम मिला हुआ वो, यानी कि उन्हें पता था कि गियर निकालने से पहले भी क्लच दबाना है, रेस कम करनी है ये। लेकिन ये काम कोई ज़ुबान बोलने से मुश्किल है, जो आप बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं। ज़ुबान सीखना इससे भी आसान है। अगर आपको ज़ुबान का थोड़ा बहुत हाव नाव पता है, यानी कि ज़ुबान में आपको ये पता है कि चीज़ों का नाम क्या है सबसे पहले तो, और क्योंकि इंग्लिश आज हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है ना, हमें वैसे ही पता है। हम आधी से ज़्यादा हमारे घर में जो अनपढ़ लोग होते हैं वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं। जैसे ब्रेड, डेफिनेटली अब ब्रेड जो वर्ड है इंग्लिश का है। फिर शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमने कभी भी नहीं कहा कि हमें वो फ्रूट और दूध का मिक्सचर दे दो, हम कहते हैं हमें मिल्क शेक दे दो। तो ये है इंग्लिश का वर्ड। हम स्कूटर तो बोलते ही नहीं ना, आप कहते हैं मेरी बाइक खड़ी कर। सिम, मोबाइल फ़ोन, कॉल, मैसेज, इसके अलावा जितनी भी ये लोकल चीज़, कोल्ड ड्रिंक पीनी है आपने, कॉफ़ी, टी, मैंने ये ना कहीं पढ़ी ना कुछ, फिर भी मुआशरे ने मुझे दे दी। तो जब मुझे किसी भी ज़ुबान के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम पता होते हैं ना, तो फिर उस ज़ुबान को बोलना मेरे लिए इंतहा उससे भी आसान हो जाता है। उसमें मुश्किल क्या रह जाता है, पहली बात जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है हेजिटेशन, यानी कि हमें हेजिटेट होता है, हम खुद ही खुद में खुद को ना कह रहे होते हैं कि नहीं ये बड़ा मुश्किल काम होगा, मैं कैसे बोलूँगा, मैंने तो कभी बोली ही नहीं। आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं आप में से किसी से ये कहूँ कि मुझे यहाँ बोर्ड पे आएँ और आके मुझे समझाएं कि एक इंजन काम कैसे करता है, आप मुझे नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे पहले आपने ये एक्सेप्ट किया कि भाई मैंने कभी इंजन को देखा ही नहीं चलते, मुझे नहीं पता वो कैसे काम करता है। डेफिनेटली मेरी बात सुन लें ना। या सपोज ऐसे करें कि आपने क्या किया कि आपने पेपर में कुछ याद करके जाना था, कुछ लिखना था, आपने पेपर से पहले उसको रिवाइज नहीं किया, आता था आपको, आपने रिवाइज नहीं किया हुआ, मैं कहता हूँ लिखो, आके लिख लोगे आप, नहीं मैंने रिवाइज नहीं किया, मुझे वो आपने खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस की वजह से एक चीज़ को परफॉर्म नहीं किया। तो इंग्लिश ना बोलना हमारी एक सेल्फ अप्रोच है जो हमें माशरे ने दी कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा देखिए, पहली बात कि कोई भी ज़ुबान बोलने के लिए उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हमें आने चाहिए, चेयर, कंप्यूटर, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये तकरीबन मैं कहता हूँ कि आप लोगों को तकरीबन 70+ जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर चीज़ें हैं ना, उनके नाम इंग्लिश में आते हैं 70+%। यानी अगर आपके घर में ये इधर उधर 70 चीज़ें 100 चीज़ें पड़ी हैं ना, 70 के नाम आपको इंग्लिश में आते हैं।
जो मिडिल तक बंदा पढ़ा हुआ है या सिटी लाइफ कम से कम गुजार रहा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आपका कुछ किसी ऐसे माशरे के साथ ताल्लुक़ हो जाना जहाँ पे उस ज़ुबान के बोलने वाले लोग मौजूद हों। थोड़ा बहुत आप फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, इस क्लास में आते हैं, आपके बच्चे हैं उनके स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपकी सोशल मीडिया, आपको वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई इंग्लिश में नज़र आती हैं। लोग आधी इंग्लिश आधी उर्दू मिक्स करके बोल रहे होते हैं। आपके जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं उसमें आधी इंग्लिश बोली जा रही होती है। फिर आप कंपनीज़ में जाते हैं, आपके ज़्यादातर जो नोटिफिकेशंस होते हैं, आपके लेटर्स होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। तो आपका कितना ज़्यादा ताल्लुक़ वहाँ पे भी बन गया इस चीज़ के साथ। तीसरी चीज़, आपको थोड़ा बहुत जो वो शर्मिंदगी है ना, वो हटा के इसको खुद अकेले में, लोगों के सामने भी बोलते हैं अलग बात है, अकेले में चलते फिरते कोई भी अपने साथ, इससे बोलते हैं मोनोलॉग। अगर आपने वर्ड सुना मोनोलॉग, एक होता है डायलॉग, एक होता है मोनोलॉग। अब डायलॉग, डाय टू से निकला है। डाय का मतलब होता है दो लोगों के दरमियान बातचीत होना। जैसे मैं इनसे बात करता हूँ, ये मुझसे बात करते थे, हमारे एक दूसरे के साथ क्या है, डायलॉग। लेकिन अगर मैं खुद से ही बात करता हूँ, अपने आप से ही बात करता हूँ कहीं बैठ, हम हमेशा मोनोलॉग में रहते हैं, याद रखिएगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं बाहर जाऊँगा तो मैं अपने आप से बात करूँगा, यार अभी मेरा ये कपड़े सही नहीं थे, मैंने वो फलां चीज़ इस तरह पढ़ानी थी, नहीं पढ़ाई, काश मैं ऐसे बोलता, ये पढ़ाता। तो मोनोलॉग हम अपने साथ हमेशा करते रहते हैं, अपने काम के दौरान भी। इवन आप कोई गाना सुन रहे हो तो तब भी मोनोलॉग हो रहे हैं खुद के साथ, कोई मूवी देख रहे हैं तब भी मोनोलॉग हो जाते हैं। तो मोनोलॉग जो होता है खुद के साथ सेल्फ कम्युनिकेशन होती है। तो मोनोलॉग जब भी आप करें, आप कोशिश करें कि मैंने अपने साथ ये जो मोनोलॉग करना है, इसको कोशिश करूँ, कोई सुन तो नहीं रहा, कि मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करूँ, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हमारा मकसद है कि हम इसको बोलें। तो जब हम बोलेंगे ना, बहुत कुछ गलत होगा, बहुत कुछ सही होगा। जब आप गलत और सही, आप गलत करेंगे तो आप उसको सही करने के लिए मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। आपने एक लफ्ज़ सुना था ना, इंसान गलती का पुतला है ना। इंसानों से गलती होती ही होती है। और मैं कहता हूँ कि इंसान का तमाम मखलूक़ात से बेहतर होना, उसकी वजह ये भी एक खूबी है कि अल्लाह पाक ने इसमें गलती करने की गुंजाइश रख दी। यानी आप कुछ भी करते हैं, सपोज करें आपने कपड़े पहने, कपड़ों को झाड़ा नहीं है, आपने पहने कहा, आपके कपड़ों से कोई भूंड वगैरह निकल आया, काटा नहीं काटा, निकल आया, आपने कहा यार गलती होगी, कपड़े मुझे झाड़ने चाहिए थे। अब दोबारा जब भी कपड़े पहनेंगे आप क्या करेंगे, उसको झाड़ के पहनेंगे। तो जब आप एक बार गलती करते हैं ना, तो अगली बार आप उसको संवारते हैं, उस गलती को ख़त्म करते हैं, और गलती को ख़त्म करने से आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। इंसान ने फ़ोन बनाया, मोबाइल फ़ोन, ग्राहम बेल पहला बंदा था, उसने क्या किया, वो गूंगे बहरे को पढ़ाता था। उसने 2 ट्रांसमीटर लिए, एक उनके साथ तार लगाई, एक को उधर खड़ा कर दिया, एक को इधर खड़ा कर दिया दीवार के उस पार, दोनों से कहा बोलो। तो देखा वो तार में सिग्नल की शक्ल में थोड़ी सी, यानी कि ये कह लें इस दीवार की उस साइड पे भी आवाज़ जा गई और इधर भी आ गई। तो तब ये फ़ोन ईजाद हुआ। मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो मोबाइल नहीं था। मोबाइल कहते हैं जो चीज़ हरकत करती हो, जो कहीं भी ले जाई जा सकती हो, मोबाइल मूव करने वाली, मूवेबल, मोबाइल निकला मूवेबल, हरकत करने वाली चीज़। तो अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, वर्ड में बेसिकली फ़ोन है, ये फ़ोन था, अब ये इसे कहते हैं मोबाइल फ़ोन, ताकि इसको मैं अपने साथ लेके कहीं भी जा सकता हूँ, पॉकेट में रख के, इसलिए ये मोबाइल फ़ोन हो गया। जो चीज़ भी हरकत करती है मोबाइल होती। कोई दुकान अगर आज यहाँ पे, कल वहाँ खड़ी, चौथे दिन वहाँ खड़ी है, कोई गाड़ी पे है, रिक्शे पे है, तो वो मोबाइल शॉप होती। कोई हॉस्पिटल ऐसा है तो वो मोबाइल हॉस्पिटल होता है। कोई टीम ऐसी है तो मोबाइल टीम होती है, कि वहाँ भी चेक करती, वहाँ भी चेक करती, वहाँ भी चेक करती। गवर्नमेंट की कितनी मोबाइल टीम्स हैं। तो उसके बाद उसने इस पे काम किया, फर्दर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा जी हम भी करते हैं। उन्होंने वैसा बनाने की कोशिश की, उनसे कुछ गलतियाँ हो गई। उन गलतियों को बेहतर करने के लिए उन्होंने उससे भी ज़्यादा अच्छा बना लिया। तो अगर इंसानों के अंदर गलती की गुंजाइश ना रखी जाती होती और इंसान उस गलती को सुधारता ना होता, तो आज हम भी बाकी जानवरों की तरह उसी तरह गारों में ज़िंदगी गुजार के वही पत्ते अपनी लिबास में पहन रहे होते हैं। गलतियाँ की, उनको संवारने के लिए कुछ हमने बेहतर सीख लिया।
फिर गलती की, कुछ उसको संभालने के लिए, बेहतर करने के लिए हमने उससे भी ज़्यादा अच्छा सीख लिया। तो डेफिनेटली अगर हम ये कहें ना, मैं एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीनों में एक्यूरेटली 100% अंग्रेज़ी की तरफ बोलूँगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली आप आज एक क्लास के बाद भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो जब बोलेंगे उसमें बहुत कुछ गलत होगा, आपको जब महसूस होगा, आप उसको बेहतर करने के लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो मोनोलॉग जो है ना, ये इंतहाई ज़रूरी होता है जब आप ये अपनी रेगुलर अपनी स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपको तब भी पता चल गया था कि जब भी हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं ना, सादा सेंटेंसेस बोलते हैं, तो तब जो भी डूअर होता है, एक्टर होता है, एक्शन परफॉर्मर होता है, जो काम करता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, हमेशा कहाँ पे आता है? स्टार्ट में आता है। कहाँ पे आता है? स्टार्ट में हमेशा क्या हमारे पास आता है? सब्जेक्ट आता है। इसके बाद यानी सिंपल सेंटेंसेस के अंदर वो जिस टेंस के मर्जी हूँ, आपको पता है 12 टेंसेस हैं। कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस हैं। हमें अभी ये कोई याद नहीं करने टेंसेस, आपको मुझे टेंसेस याद करने की ज़रूरत है नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक बात मौजूदा में होती है, इस ज़माने की होती है, कुछ बातें हम माजी की भी करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वो मेरे पास आता जाता है, आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, बताओ जी इब्राहिम कहाँ है, आप कहते हो यार वो मेरे पास आता जाता है, वो अक्सर मेरे पास आता है, वो मेरे पास आया था, वो मेरे पास आएगा। अब ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी लोगों को समझाने के लिए कि ये जो काम अभी होने वाला है या हो गया है या होने जा रहा है, यानी कोई भी एक्शन हम यूज़, देखें बताते क्या है, हम अपनी एक्शंस बताते हैं, काम यानी वर्ब्स कहते हैं। इन कामों को करने वाली जो चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्टर, एक्शन परफॉर्मर, डूअर, सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा एक्शन क्या है जो मैंने करना है? वर्ब। तो मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, तो जो चीज़ करूँगा वो बाद की बात है। बहरहाल सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते थे, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये डिसाइड करती है कि जो हम बात कर रहे हैं या जिस एक्शन की बात कर रहे हैं ये किस ज़माने की बात है, ये अभी हो गई है, होनी है या होने जा रही है। और उसके बाद हम मेन एक्शन बताते थे। एक्शन तो डेफिनेटली एक्शन ही है, वर्ब, ये हमारा एक्शन है। जो होना है वो लास्ट पे, टाइम भी मैंने कहा हमेशा हम लास्ट पे इस्तेमाल करते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर सा था हमारे पास, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ता है, ती है वाली चीज़ें करवाई। अब हम करेंगे कि जो हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे होते हैं, जो जारी होती हैं, क्या होती हैं? जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपका बॉस आता है, जी आप क्या कर रहे हैं? आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कुछ तो कर रहे होंगे जो काम जारी और सारी होगा। तो उस जारी और सारी काम के लिए आपने सिंपली डेफिनेटली आप अपने बारे में अभी बताना चाहते हैं ना, अभी ये दूसरा लेक्चर है, इंशाल्लाह बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो डेफिनेटली अपने लिए हम आई से ही हमने स्टार्ट किया था। अपने लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आए। अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट देने लगा हूं। अगर तो वो काम आप उस वक्त कर रहे हैं उसी हाल के अंदर, तो आप ये जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे एम। अपने लिए एम इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो आप काम पहले कर रहे थे, अगर वो काम आप पिछले गुजरे वक्त में कर रहे थे, तो आप इस एम की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज। नहीं, जो पहले कर रहे थे, चुके वाले। अभी देखे ना, मैं कहता हूं मैं थोड़ी देर पहले क्रिकेट खेल रहा था, या मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये माजी। हाँ, अगर कोई भी काम मैं कर रहा था माजी में तो वाज इस्तेमाल करूंगा। अभी मौजूदा में कर रहा हूं तो एम इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं आने वाले वक्त में कुछ करूंगा तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो हम इस्तेमाल करते हैं विल बी। ज्यादा इस्तेमाल क्या होते हैं? ये दो हमारी जनरल कम्युनिकेशन के अंदर, विल बी। ये जब हमने बताना हो कि आने वाले वक्त में देखना मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट्री चला रहा हूँगा मुस्तकबिल के लिए, ये हाल के लिए, ये माजी के लिए और ये मुस्तकबिल के लिए। आपकी जनरल कम्युनिकेशन के अंदर, डेली लाइफ कम्युनिकेशन के अंदर आप सबसे ज़्यादा ये दो इस्तेमाल करते हैं।
और इससे भी ज़्यादा आप ये हाल वाला इस्तेमाल करते हैं। मैं नहा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, यार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के पास बैठा हूँ, ठीक है। जो आप मौजूदा वक्त मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, क्लास सुन रहा हूँ, टीचर से बात कर रहा हूँ, अच्छा मम्मी से बात कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं बात, ये चीज़ें एम वाला, समझ आ रहा है ना। मैं ये कर रहा था, ये बहुत कम है, और मैं आने वाले वक्त में ये कर रहा हूँगा, ये भी बहुत कम आप इस्तेमाल करते हैं। आप जनरल कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप एम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर, आपसे कोई पूछता हाँ किधर हो, यार मैं आ रहा हूँ आपके पास, कहाँ पे, मैं बाइक चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, एम इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली आपने क्या यूज़ करना है, वर्ब इस्तेमाल करना है। और मैंने आपको बताया जो भी आप एक्शन कर रहे होंगे आपने उसको बताना है। आप खेल रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मैच, कुछ तो कर रहे होंगे ना, कोई एक्शन तो आपका होगा जो आप एक्शन कर रहे होंगे। तो उस एक्शन को आपने वर्ब की फॉर्म में लिखना है, और उसके साथ बस आपने एडिशनल चीज़ क्या लगानी है, हाँ, जैसे आप, मैं कहता हूँ तो हाँ, ऑफर होता है ना नमाज पढ़ना, ऑफर प्रेयर, नमाज पढ़ना। तो अगर आप कर रहे हैं तो ऑफरिंग आ जाएगा। मैं नमाज पढ़ रहा था, आई वाज ऑफरिंग, सॉरी मैं आपकी कॉल नहीं अटेंड कर सका, नमाज पढ़ रहा था, तो सॉरी आई वाज ऑफरिंग प्रेयर। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईट से ईटिंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कम से कमिंग। मैं जा रहा हूँ घर, आई एम गोइंग। और मैंने आपको बताया था कि आपने जो टाइम होता है, टाइम, प्लेस, ये सब चीजें एंड पे लगानी कि कब कर रहे थे। और टाइम प्लेस से पहले आपने एक चीज इस्तेमाल करनी है, वो क्या होती है, टू। और जो चीज कर रहे होंगे वो कहां पे आएगी, वो वर्ब यहां पे आएगी, वर्ब के बाद, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सिंपल सा एक छोटा सा एक हमारे पास फार्मूला है, कोई ज़्यादा हम टेंसेस की बात नहीं करेंगे, वो लंबी ग्रामर की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल ये बोलेंगे। और अभी हम इसकी प्रैक्टिस और रिहर्सल करेंगे कि हमें कितना आता है, और सब आप सबको आता है। टाइम या प्लेस आ जाए तो उसको हमेशा हमें कहाँ पे लिखना है, एंड पे। और अगर कोई प्लेस है तो उससे पहले हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। प्लेस से पहले क्या लगाना है। अच्छा, मैं अब एक सेंटेंस लिखता हूं, आप जरा मुझे बताइएगा। मैं कहता हूं मैं घर जा रहा हूं, अली मैं घर जा रहा हूं। आप सोचे किधर हो, यार मैं घर जा रहा हूं। आई एम, टू क्यों लगाया भला हमने, क्योंकि होम क्या है हमारा, प्लेस है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि हमारे वो हम उस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम। देखिए आई एम, गो के साथ क्या लग गया, आई एन जी, आई एम गोइंग टू होम। टू इसलिए लगाया कि प्लेस है। अच्छा, मैं खाना खा रहा हूं, जगह, जैसे घर है, फैक्ट्री है, बाजार है, मार्केट है, कोई शहर है, कोई मुल्क है, किसी जगह की तरफ आप जा रहे हैं ना, तो आप टू लगाएंगे, ठीक। और जाने, ये भी याद रखिएगा, ये जाने के लिए इस्तेमाल हम टू करेंगे। किसी जगह की तरफ जा रहे हैं तो टू लगाएंगे। टाइम, वो भी प्लेस के लिए तब टू आपने लगाना है जब आप उस प्लेस की तरफ क्या कर रहे हो, जा रहे हो। आपको पता नहीं, आपको मैं थोड़े से बता देता हूँ। इधर देखिए, मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन, आपको ये कोई याद नहीं रखनी। ऐसे ही सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो काम करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो एक्टर होता है, जो डूवर होता है, ठीक है, जो कुछ भी करता है वो सब्जेक्ट होता है। वो जौन सा काम करता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, उसका एक्शन होता है, ठीक है। अब वो एक्शन या तो किसी चीज के ऊपर कर रहा होगा, या उसके एक्शन की कोई ना कोई खास डायरेक्शन होगी। जैसे कि अब मैं कहता हूं मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड मेरे एक्शन को डायरेक्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। मैं एक्शन परफॉर्मर हूं, मैं एक्टर हूं, और जो मैं काम कर रहा हूं वो लिखना है, और मेरे उस एक्शन को डायरेक्टली कौन रिसीव कर रहा है, व्हाइट बोर्ड। लेकिन मैं कहता हूं मैं घर जा रहा हूं, अब ये काम मैं घर के ऊपर नहीं कर रहा, मेरे बस काम की डायरेक्शन मेरे घर की तरफ है। घर को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, मैं पता नहीं कहाँ अभी आ रहा हूँ, हो सकता है मैं अभी लंदन से चला हूँ घर जाने के लिए,
तो घर को तो अभी अंदाज़ा भी नहीं ना किधर हो रहा है। अच्छा, सिंपल ये था कि हमने जो रोज़मर्रा की चीज़ें बोलनी है भाई, आई एम डूइंग, आई एम ईटिंग, आई एम ऑफरिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वेपिंग, आई एम ड्राइविंग, कुछ भी आ जाए आपने सिंपल क्या करना है, आई एम ING। जैसे कि इसको अभी थोड़ा सा पेचीदा भी बनाते हैं, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में टपक पड़ता है हमारे पास टाइम। मैं अभी एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा देखिएगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब देखो, मैं आई एम वेटिंग, नहीं तुम्हारा, हाँ अच्छा, ये एक छोटा सा मैं चीज़ आपको एडिशनल बतानी थी। वेट के साथ हम, यानी मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो किसी का, ये देखो ना, आप सेंटेंस समझिएगा, आपका, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपका जो इंतज़ार वो कोई चीज़ है क्या? क्या मैंने आपसे कुछ लिया है जो मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ? नहीं। तो मैं आपकी वजह से, आपके लिए, आपकी आने की उस ख़ास रीज़न की बदौलत यहाँ खड़ा हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारा नहीं है, वो कर मैं ही रहा हूँ, अपने साथ ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरी बात नहीं समझे? मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, एक तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एक तो तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ। एक होता है कि मैं रो रहा हूँ, एक होता है मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। तो जब लिए के बाद आ जाना, हमने वहां पे क्या इस्तेमाल करना है? फॉर। तो इंतजार के साथ क्या आता है हमेशा? फॉर। तो यहां पे आ जाएगा आई एम वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए इंतजार कर रहा हूं? तुम्हारे लिए। अच्छा, अब यहां पे मैंने कहा क्या टपक पड़ेगा कभी कभी आपके इस तरह के मामलात में, कभी कभी क्या आ जाएगा? मैं कहता हूं मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे से इंतजार, 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूं, सुबह से इंतजार कर रहा हूं, मैं सुबह से मूवी देख रहा हूं, मैं सुबह से रो रहा हूं, मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। ये भी तो वही बात है, आगे बस बीच में एक्स्ट्रा क्या आ गया? टाइम आ गया। तो अब आपने इसके, देखिए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, ये आ जाएगा आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर यहां पे टाइम आ जाएगा तो फिर हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। इधर देखिएगा, ये आज हम सीखेंगे और ये हमारे बहुत काम है कि बस ये 2, इससे आगे नहीं हमने सीखना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा आज ही। वो क्या है कि फिर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट तो डेफिनेटली आई ही लगाऊंगा क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं इस आर एम नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? हैव बिन या हैड बिन। ये है आपके माजी के लिए और ये है आपके हाल के लिए। उसी तरह से फिर क्या आ जाएगा? वर्ब के साथ ING। अभी मैं आपको बताता हूं। और लास्ट पे आप क्या बताएंगे? टाइम। देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम नहीं, क्योंकि अब मैं बीच में टाइम को ऐड कर दिया। जब भी हम टाइम को ऐड करेंगे तो फिर हम ये फार्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इंग्लिश। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन चेयर। ठीक है? तो लेकिन अगर इसके साथ हम टाइम को ऐड करेंगे तो फिर एम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर इस्तेमाल क्या करेंगे? हैव बिन। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव बिन। तो हम लगाएंगे आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, और लास्ट पे क्या लिखेंगे? टाइम। अब टाइम जो होता है ना, टाइम का या तो नाम आएगा या टाइम का दुरानिया। जब भी टाइम आप इस्तेमाल करेंगे, या टाइम का नाम होता है या टाइम का
टाइम को बोलने में दो ही तरीके होते हैं, या टाइम का एग्जैक्ट नाम बोल दिया जाता है या टाइम का दुरानिया बोल दिया जाता है। जैसे कि दुरानिया क्या होता है, 2 घंटे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम का दुरानिया है, कोई नाम नहीं मैंने बोला। अगर मैं बोलता हूँ शाम 4 बजे से, ये दुरानिया नहीं है, ये टाइम का नाम है। मैं शाम 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आपको क्या पता दुरानिया कितना था, कितना इंतजार किया मैंने, 4 बजे से लेकर, हो सकता है 4 बजे 1 मिनट में हुआ हो, लेकिन ये टाइम का नाम है, आपको दुरानिया की नहीं पता। मैं सुबह से तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, इसमें लिखने में तो आपको दुरानिया नजर नहीं आया। अगर मैं कहता हूँ मैं 6 घंटों से यहाँ खड़ा हूँ, 6 घंटे एक दुरानिया है, एक टाइम का दुरानिया बता दी कि इतना मुझे वक्त हो गया है, आपने एग्जैक्ट टाइम की क्वांटिटी अमाउंट बता दी। लेकिन जब भी आप टाइम का नाम बताएंगे, जब आप टाइम का क्या बताएंगे, नाम, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे टाइम से पहले सिंस और बाद में बता देंगे आप टाइम। लेकिन जब आप टाइम का दुरानिया बताएंगे, ड्यूरेशन, तो फिर आप टाइम से पहले क्या लगा देंगे, फॉर, और साथ में लगा देंगे टाइम। तो देखिए मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हो जाएगा आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। अब 2 घंटे दुरानिया है या नाम है, दुरानिया है, तो आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। अगर मैं कहता हूँ सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो फिर आई हैव बिन वेटिंग, देखो सब वर्ब क्या आ जाएगा, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर सिंस मॉर्निंग। अगर नाम आ गया है सिंस, अगर दुरानिया आ गया तो जैसे मैं कहता हूं आपने बनाना है, ठीक है, आप कोशिश करेंगे, मैं 1 घंटे से तुम्हें, इसमें आपने टाइम वाला भी सिंपल भी होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं, कर रहा था, और इसमें ये काम कर रहा हूं या कर रहा था इतने वक्त से या फलां टाइम से, ये दोनों सोचे ज़रा। और कर रहा हूं, कर रहा था, दोनों आ सकते हैं, माजी भी आ सकता है, मौजूदा भी आ सकता है, लेकिन आपने टाइम भी बीच में बोलना है, टाइम के बगैर भी बीच में बोलना है, तो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं जैसा कि मैं सुबह से इंग्लिश क्लास का वेट कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर इंग्लिश क्लास सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नहीं समझ आया? अब हम थोड़ा सा मजीद मैं लिखता हूँ, मेरी आप मदद करेंगे इसको सॉल्व। नहीं, सिंस अगर टाइम का नाम बोलना हो, टाइम सुबह शाम 12 बजे 1 बजे 4 बजे, ये टाइम का नाम है। अब मैं कहता हूँ 4 बजे से वो बंदा वहाँ खड़ा था, अब आपको क्या पता 4 बजे से लेके वो कब तक इंतज़ार करता रहा। हाँ, सिंस के टाइम बताने के लिए क्या सिंस लगाना पड़ेगा या फॉर लगाना पड़ेगा, तो सिंस। टाइम का दुरानिया उसने मखसूस कर दिया कितने टाइम से, फिर क्या करेंगे, फॉर। जैसे कि देखें, मैं 1 साल से मोटर साइकिल चला रहा हूँ। इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं, आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव, हैड, आई एम, वाज, वर, क्या आएगा जी, डेफिनेटली आई के बाद टाइम नहीं बोलेंगे, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब चूज करना है ना, टाइम दिया हुआ है तो इनमें से कोई आएगा। अब देखिए ये माजी है या मौजूदा में हम बोल रहे हैं, आपने ये रूल याद नहीं करने, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी डेफिनेटली। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आई हैव बिन, आई हैव बिन। काम क्या कर रहे थे, चला रहे थे। मोटरसाइकिल चलाना क्या होता है, ड्राइव होता है या राइड होता है, कैसे पता चला, एक टांग इधर होती है, एक टांग, हाँ, राइडिंग मोटरसाइकिल लिखते हैं, मैं सिंपल बाइक लिख देता हूँ, मोटर बाइक इसका पूरा नाम होता है, मोटर बाइक। मोटर बाइक इसे कहते हैं मोटर, इसको खुद को चलाने वाला एक इंजन होता है, और बाइक इसमें 2 व्हील होते हैं, बाइसिकल होता है, इसको बाइक शॉर्ट बोलते हैं, 2 साइकिल्स होते हैं, यानी 2 पहिए होते हैं, ठीक है, इसलिए बाइक कहते हैं, वो 4 व्हीलर को हम बाइक नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, आई हैव बीन राइडिंग बाइक, कब से, फॉर 1 ईयर, एन ईयर बोलते फॉर 1 ईयर, ठीक है।
अगर यही आता कि मैं 2015 से बाइक चला रहा हूँ तो फिर क्या आता? सिंस 2015, सिंस 2015। और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास, जैसा कि मैं 2006 से फलां फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था। 2006 से आप किसी भी फैक्ट्री का नाम लें, मैं इरफान फैक्ट्री का नाम लें, मैं 2006 से इरफान फैक्ट्री में काम जॉब कर रहा था। I had been working in Irfan Limited since I had been working in Irfan Limited since 2006। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जो हमारी रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। हम या तो कहते हैं ये मैं काम इतने सालों से कर रहा हूँ, कर रहा था, या मैं सिंपली कर रहा हूँ, टाइम नहीं बोलते। तो आपने सबसे ज़्यादा जो भी कर रहे हो, आपने कहा ना इस वक्त मैं नहा रहा हूँ, आप देखें ना जब भी जो काम करें आप उसको इंग्लिश में बोल लें। अब मैं नहा रहा हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। जब आप मोनोलॉग करेंगे देन आपकी क्या होती जाएगी? इंग्लिश बिल्ड। आपकी वही कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो जाएगी जब आप बाइक चलाने के लिए सोचते नहीं कि आपको क्या करना है, आपके हाथ पांव खुद ही ऑटोमेटिकली काम करेंगे। जब आपने पहली बार बाइक सीखी थी तो आपको गियर लगाने के लिए उधर से आपने गियर भी वो लगाना था, आपने क्लच भी दबा दिया, रेस भी दे दी, वो अगली ब्रेक भी दबा दी और नीचे से देख रहे थे कि किधर है, कैसे हैं। बट अब आपको नहीं करना पड़ता, आपकी ऑटो कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गई। तो जब आप मोनोलॉग करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? ऑटो कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगी। आपने कहा वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, कुछ भी करना है आपने खुद के साथ मोनोलॉग करना है। और आपने अभी के लिए कौन सी चीज़ के ऊपर मोनोलॉग करना है? सुबह से लेकर रात तक जो भी आप करेंगे, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। जब आप बोलेंगे, बिलीव मी, आपका 60% मसला हल हो जाएगा। तो आप ये सिर्फ ये कहना कि मैं बहुत मुश्किल वाली टफ वाली इंग्लिश बोलूँ, जैसे एक कमेंटेटर बोल रहा होता है क्रिकेट के अंदर, या एक वो न्यूज़ BBC लंदन वाली जैसे न्यूज़ सुना रही मैं वैसे इंग्लिश बोलूँ। देखिए, उसे कहते हैं कि हमारे पास बड़ी पेचीदा सी इंग्लिश, और जैसे शायरों वाली उर्दू। अब मैं कहूँ कि इलामा इकबाल जैसी उर्दू, जैसे उसके शेर थे वैसी उर्दू में बात करो, कर लेंगे आप? अब वैसे तो हम नहीं ना बोलते जैसे इलामा इकबाल ने लिया, जैसे बड़े बड़े जो मुफक्किर हैं, मुफस्सिर हैं, मुसन्निफ हैं, जिन्होंने अपनी किताबें लिखी मुश्किल तरीन उर्दू के अंदर, उनको पढ़ने के लिए हमें अक्सर ट्रांसलेशन करनी पड़ जाती है, उर्दू की ट्रांसलेशन करनी पड़ जाती है, क्या लिखा हुआ है, फिर उसके खलासे लिखते हैं हमें सिखाया जाता है। कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती। मैं आज भी कई बार उर्दू की बुक पढ़ूँ ना, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं, कुछ लाइनें होती जिनकी समझ नहीं आती, वो बड़ा अगला लेवल होता है। अभी हमें सबसे पहले, जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश को जस्ट स्पीक करना है, बोलना है। हमें स्पीकिंग एबिलिटीज़ को अभी गेन करना है, और जब आप स्पीकिंग एबिलिटीज़ गेन करेंगे, आप सीखेंगे, तो डेफिनेटली मुश्किल की तरफ आप चले जाएंगे। हम यहाँ पे मैं आपको वीडियोस दिखाया करूँगा, आपको सॉन्ग, वही मूवीज़, वही सब कुछ जो आपको पहले समझ नहीं आती थी, वही कमेंट्री, वही न्यूज़ जो पहले आपको कभी समझ नहीं आई, आपको समझ आने लग जाएंगी। हम यहाँ पे कमेंट्री भी सुनेंगे, हम देखेंगे कि आपको तकरीबन 90% समझ आ रही। हम कार्टून्स को देखेंगे, हम उसकी जो नीचे वो प्रॉपर क्या कहते हैं उससे लिखा हुआ आता है सब टाइटल, हम वो सब टाइटल के साथ कुछ यहाँ पे ना मूवीज़ के कुछ क्लिप्स देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो सिंपली यही बोल रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा एक्सेंट चेंज है, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो बड़ा मुश्किल बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आना, हमने कभी कमेंट्री पे ध्यान ही नहीं दिया। जब कमेंट्री चल रही होती कितनी बार ध्यान देते हैं, बस जो थोड़ा सा वो रोला डाल देता वो ये हो गया, फिर अच्छा कुछ अच्छा हुआ होगा, आप सुनने लग जाते हैं। बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, हमें तकरीबन मैंने कहा 70% इंग्लिश पहले ही आती है इस माशरे के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश कोई नई ज़ुबान है ही नहीं। नई ज़ुबान उन लोग, हाँ, अगर मैं आपके सामने चाइनी में कहता हूँ तो आपको मैं कहता हूँ लाओशी, क्या होता है लाओशी? लाओशी उस्ताद को कहते हैं। अब आपने तो कभी सुना ही नहीं, ये अपनी नई ज़ुबान है। मैं अभी बोलता हूँ चीन थिन शिखा, आपको समझ आया? कभी आपने सुना ही नहीं। मैं बोलता हूँ वो आए नहीं यार, आपको नहीं समझ आया, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये क्या वर्ड्स हैं। लेकिन मैं इंग्लिश में कुछ बोलता हूँ, आपको कुछ आता है या नहीं आता, डेफिनेटली आपको उसका कुछ ना कुछ मतलब बदल जाता है। क्यों?
इंग्लिश हमारे लिए नई ज़ुबान नहीं है। हम जब से पैदा हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, कहीं भी गए, किसी माशरे में गए, सोशल मीडिया यूज़ किया, हर जगह पे डेली 24 आवर हमारे इंग्लिश के साथ टकराव होता रहता है। आप कहीं भी हैं, आपके देखें लेटर्स, आपकी न्यूज़, आपकी लोकल मार्केट, आप इंग्लिश यूज़ करती। अब अभी जाओ सेंटर बैंक में कुछ लेने के लिए, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा रोटी पड़ी है, वहाँ लिखा होगा ब्रेड पड़ी है, फ्रूट्स पड़े हैं, वेजिटेबल्स पड़ी हैं। तो नई ज़ुबान जब है ही नहीं तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक।